बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 23 नवंबर पाकिस्तान में इतवार की सपहर और सबसे पहले काउंटडाउन 6 डेज टू गो। अब सिर्फ 6 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। जैसे कि हमने कल भी आपके सामने रखा कि जो 5 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनमें से कोई एक अब असूली तौर पर, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, इस्लामी तौर पर, हर तरह से दुनिया के किसी भी ज़ाब्ते को सामने रखें तो इन 5 में से कोई एक अब आने वाला आर्मी चीफ बनेगा, अनलेस कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फॉर्म 47 के तहत इस ओहदे पर कब्ज़ा किए रखते हैं और इन 5 में से किसी एक का या पांचों का ही हक जो है वो मार जाते हैं। तो पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया हैं, दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा हैं, तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज़ हुसैन शाह हैं, चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल इमाद हुसैन शाह हैं और पाँचवें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक हैं। ये वो 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जिनमें से किसी एक का आर्मी चीफ बनना जो है वो कानून के मुताबिक होगा मौजूदा सूरत हाल में। लेकिन देखते हैं 29 नवंबर आज का दिन तो शुरू हो गया, तो बीच में 5 दिन हैं। अब 5 अगले दिन जो हैं उनके अंदर सब कुछ फैसला हो जाएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। बहरहाल मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो हालात हैं, जो आप तमाम खदोखाल को देखते हैं तो यही नज़र आता है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तमाम चीज़ें अब अपने काबू में की हुई हैं और उनका जो नोटिफिकेशन है वो कहने वाले कहते हैं कि वो रोका शायद ना जा सके मौजूदा हुकूमत से, मौजूदा सिस्टम से। इनएविटेबल है उनको वो नोटिफिकेशन मिल जाना है क्योंकि उन्होंने अपनी बिसात ऐसे ही पूरी जो चाल शतरंज की चल रखी है वो इसी तरीके से चल रखी है। बहरहाल क्योंकि ये बहुत लेट हो गया है, वो इतना लेट इसे करना चाहते नहीं थे, ये मैं आपको हतमी तौर पर बता सकता हूँ कि वो बहुत पहले ये नोटिफिकेशन चाहते थे। बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इसमें से चीज़ें जो हैं वो और निखर कर सामने अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर आपके सामने ज़िमनी इलेक्शन के बारे में रखते हैं। आज आपको पता है कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में, और शायद मैंने गलत कह दिया, आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको चलें बता दें कि आज मुल्क के तूलो अर्ज़ में कई जगहों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि याद होगा आपको 9 मई के झूठे केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट्स को सज़ा दी गई, उनकी सीटें छीनी गई और अब उन सीटों के ऊपर इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि आज इलेक्शन हो रहा है, बल्कि पूरे मुल्क में भी शायद ही चंद जगह हैं, एक आध शायद हरीपुर वाली सीट है वहाँ पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है, लाहौर में थोड़ा बहुत शायद लोगों को पता है, बाकी जगहों पर कोई ख़ास लोगों को पता नहीं है कि इवन इलेक्शन भी हो रहे हैं कि नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान ने इस इलेक्शन से लिजिटमेसी छीन ली है। आपको याद होगा ये जून या जुलाई के एंड पर हमने आपके सामने रखा था जिस दिन मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई थी। अब से कई महीने पहले मैंने उस दिन अपनी राय सामने रखी थी कि अब अगर मैं इमरान खान साहब को राय दूं या मशवरा दूं तो वो यही दूं कि अब हमें असम्बलियों से निकल आना चाहिए, सवाए खैबर पख्तूनख्वा के बाकी तमाम असम्बलियों में से इस्तीफ़े दे देने चाहिए। इस पर एक काउंटर आर्गूमेंट है कि पहले भी आपने इस्तीफ़े दिए, पंजाब की जब असम्बली ख़त्म की कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, आपको इलेक्शन ना मिले, बाद में बहुत सारे लोग पछताए कि वो गलत फ़ैसला था, सही फ़ैसला था। आप जब फ़ैसले करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन सामने रख के करते हैं, कई दफ़ा वो बेस्ट ऑप्शन वर्कआउट नहीं होता। फेलियर जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब क्रिकेट में, हॉकी में, फ़ुटबॉल में कोई भी अपना ऑप्शन यूज़ करते हैं, पेनल्टी कॉर्नर लगाना हो आपने या पेनल्टी स्ट्रोक लगाना हो, आप अपना ऑप्शन यूज़ करते हैं कि मैंने लेफ़्ट फेंकना है या राइट फेंकना है, गोल हो जाए तो सभी तारीफ़ करते हैं, गोल ना हो तो सभी आपकी उस स्ट्रेटजी को, जो शायद वर्ल्ड क्लास स्ट्रेटजी हो लेकिन वो क्लिक ना कर सके, तो सभी कहते हैं कि गोल में कन्वर्ट नहीं हुई तो वो फेलियर है। इसी तरीके से सियासत में भी कई स्ट्रेटजीज़ जब वो रिज़ल्ट नहीं लाती फॉर एनी रीज़न, लोग कहते हैं कि वो स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी। आज पूरी दुनिया में एक मरवजा असूल है कि जब इस तरह के हालात हो जाएं जैसे पाकिस्तान में हैं तो फिर ऐसे इलेक्शंस को, ऐसी असम्बलियों को, ऐसे फोरम्स को लिजिटमेसी नहीं देते, उनमें से निकल जाते हैं, उनका वज़न कम हो जाता है। आज ही की एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, इमरान खान का फ़ैसला देखिए कितना उम्दा फ़ैसला है।
आज पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के सामने इलेक्शन पे खड़ी है, लेकिन पूरी दुनिया इन इलेक्शंस के अंदर, पूरी दुनिया का मतलब पूरा पाकिस्तान की आवाम इस इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर डिसंगेज्ड है। उनको कोई लेना देना ही नहीं है। उन्हें पता है कि नूरा कुश्ती है और ये भी पता है कि फॉर्म 47 से ही किसी ने जीतना है, तो फ़ायदा क्या है। तो मेरे कहने का मतलब आपको ये है कि क्योंकि इमरान खान ने इनका बायकॉट कर दिया, अगर बायकॉट ना करते आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुत कर लगी होती। याद कीजिए हाल ही में जो सियालकोट में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, क्या कुछ सारा दिन चलता रहा था, क्या मार कुटाई एक किस्म की थी, पूरा जम के मुकाबला हो रहा था, खबरें आ रही थी। अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो तकरीबन पाकिस्तान में दोपहर का 1 या 2 बज चुके हैं, तकरीबन 2 बज चुके हैं पाकिस्तान में। जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में तकरीबन 2 या 2:30 बज चुके हैं। तो इस वक्त अभी तक की कोई ऐसी खबर नहीं है जो मैं मीडिया के ऊपर से आपको बता सकूं कि पाकिस्तान में कोई इलेक्शन से रिलेटेड कोई मेजर अपडेट हुई हो, कि कहीं पे कोई क्लैश हो गया हो, कहीं पर कोई वोटिंग का मसला हो गया हो, कहीं पर कोई मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट खबर जो है वो इस इलेक्शन से रिलेटेड अभी तक पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। अगर इस वक्त 2 बज रहे हैं पाकिस्तान में रफली, तो आप ये समझ लीजिए कि 2-3 घंटे रह गए हैं सिर्फ पोलिंग स्टेशन का काम ख़त्म होने में। तो आप खुद सोच लीजिए कि तकरीबन पूरा दिन ही पार हो गया, चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन अभी तक लोगों को नहीं पता कि इलेक्शन हो रहा है या कोई ऐसी सिग्निफिकेंट खबर नहीं आई। तो इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने लिजिटमेसी इस इलेक्शन से छीन ली है, और अगर असम्बलियों में से भी निकल जाएं तो ये जो वहाँ पर तकरीरें करते हैं गले फाड़ फाड़ के, ये खुद ही एक दूसरे के साथ खेलते रहेंगे। ऐसे ही है जैसे अगर किसी ने ताश खेलनी हो और या लूडो खेलनी हो और सामने को बैठा होगा, तो जाहिर है लूडो की बाजी लगेगी। अगर वो सामने को बैठा ना हो तो अकेला कोई कितना खेलता रहेगा और कितना अच्छा खेलेगा, कभी इधर से खेलेगा फिर उठ के जाके उधर से खेलेगा, या फिर सामने फील्ड मार्शल को बिठा लेंगे। वैसे भी तो आजकल वो सियासत ही कर रहे हैं। तो आज का इलेक्शन का दिन फीका है। वजह यह है कि उसमें से जो तीखापन है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बायकॉट करके निकाल दिया है, और इससे ये भी नज़र आता है कि आवाम कितनी जुड़ी हुई है इमरान खान और उनके फैसलों के साथ कि आज आवाम इनको मुंह तक नहीं लगा रही। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया, आगे मेरे पास 2-3 बड़ी खबरें हैं। पहले ज़रा पहली बड़ी खबर आपके सामने रख दें, और वो है डॉ मेडिकल कॉलेज, जहां पर मेडिकल स्टूडेंट्स के 5 नंबर काटने की धमकी दी थी DG ISPR ने। मैंने आपको कल भी बताया था, हर शोबे के अपनी मैं ये कहूँगा कि अपनी डायमेंशंस होती हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स अमूमी तौर पर एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करते हैं, और अगर आप उनके एवेलुएशन में, इंटरनल एवेलुएशन में किसी भी तरह से 5 नंबर काट लेते हैं, 5% मार्क्स आप काट रहे हैं किसी स्टूडेंट के, पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जाहिर है क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत डिफ़िकल्ट ये पूरे का पूरा प्रोसेस है मेडिकल कॉलेजेस का, तो स्टूडेंट्स के लिए उनका जो फ्यूचर है वो दाव पे पहले ही लगा होता है, मज़ीद दाव पे लग जाएगा। तो DG ISPR साहब के इस पूरे फंक्शन में अगर आप 8:30 बजे नहीं पहुंचेंगे, 10:30 बजे शायद मेहमानों ने पहुंचना था, DG ISPR ने नहीं पहुंचेंगे, ये खबर थी, ये रिपोर्टेडली क्लेम किया जा रहा था। अब ये खबर आमिर मतीन साहब ने शायद माजरत तारिक मतीन साहब ने शायद ये खबर सबसे पहले दी थी। अब तारिक साहब के बारे में ट्वीट्स हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने ये खबर गलत दी थी, और ये भी बताया जा रहा है कि डॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने एक लेटर लिख दिया, पता नहीं वो लेटर ओरिजिनल है फेक है, वो लेटर लिख दिया है कि कोई ऐसे नंबर काटने की धमकी नहीं दी। लेकिन आपको हम पहले ही दिखा चुके हैं वो व्हाट्सएप का मैसेज जो ज़ाहिर है तारिक मतीन साहब ने शेयर किया था, वो आपके सामने रख चुके हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर डॉक्टर निदा जो हैं वो कह रही हैं, और उसके बाद एक सेकंड मैसेज भी है उसी ग्रुप में कि आप लोगों के 5 नंबर कट जाएंगे। ये अगर लेटर असल है, ये ख़त असल है अगर रजिस्ट्रार का, तो इससे भी एक चीज़ का शायबा होता है, एक चीज़ का तासर पैदा होता है, एक चीज़ का शक गुजरता है, और वो सस्पेक्ट हम ये कर सकते हैं कि इतनी तेज़ी से रजिस्ट्रार ऑफिस लेटर लिख रहा है, अभी चंद घंटे भी नहीं गुजरे, तो इससे भी ये तासर आ रहा है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, जो अब रजिस्ट्रार साहब उसके ऊपर कपड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से इस पर कपड़ा शायद ढल नहीं पाएगा। तो ये एक इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर खूब दुर्गत बन रही है DG ISPR की भी, डॉ मेडिकल कॉलेज के
स्टूडेंट्स की भी, और लोग माजी के डॉ मेडिकल कॉलेज के माजी के किस्से लिख रहे हैं। जब जनरल ज़ियाउल हक वहाँ जाना चाहते थे तो किस तरीके से स्टूडेंट्स ने अपने मैट्रेस फाड़ कर और बाकी तमाम काम करके उनका आना कॉलेज के अंदर रोका था। दीवारों के ऊपर लिख दिया गया था, नारे लिख दिए गए थे और उन्हें वहाँ नहीं आने दिया गया था। बहरहाल आज के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तब के हालात मुख्तलिफ थे, आज के स्टूडेंट्स भी मुख्तलिफ हैं। तो ये एक सूरत हाल जो है वो वहाँ से डेवलप हो रही है। अगली खबर भी बहुत ही मेजर खबर है। पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है वो किसी भी शोबे के अंदर जब आप लाने की कोशिश करते हैं तो कई तरह के पैंथरे उसमें बरते जाते हैं उस ट्रांसपेरेंसी को रोकने के। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला पैंथरा तो होता है आप जनाब का। मतलब आप किसी से सवाल पूछेंगे, वो ये नहीं कहेगा कि आपका सवाल दुरुस्त है, वो कहेगा आपको तमीज़ नहीं है, आपकी टोन ठीक नहीं है, आपकी ज़ुबान ठीक नहीं है, आप बदतमीज़ी कर रहे हो, आपको उधर उलझा देगा, सवाल का जवाब नहीं देगा। जैसे नवाज शरीफ साहब से पूछा गया कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी आप लोगों ने कहा था कि आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो अब आप बताइए कि आप लोगों की प्रॉपर्टी है कि नहीं, रसीदें किधर हैं। उन्होंने कहा हजूर ये हैं वो ज़राए। पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा, वो खाली कागज़ थे, आज तक वो कागज़ नहीं बताए गए। जब जब आप पूछेंगे बदतमीज़ कहलाएंगे। इसी तरह किसी भी शोबे में आप सवाल पूछते हैं, किसी को भी अकाउंटेबल बनाते हैं, वो यही करता है। हाल ही में याद कीजिए, शाहिद भट्टी साहब ने इंग्लैंड के अंदर शाहजेब खानज़ादा से बड़ी ही तमीज़ के साथ, और जब शाहिद भट्टी साहब की अपनी ज़ौजा भी उनके साथ थी और उनको नहीं पता था कि शाहजेब साहब की भी ज़ौजा उनके साथ हैं, तो एक सवाल पूछ लिया उन्होंने और उस पर कैसा वावेला मचाया पाकिस्तान के अंदर सारी फैं क्लास ने। और वो जो फैं क्लास है, उन्होंने कहा कि ये शाहिद भट्टी को तो इधर लाना चाहिए। बल्कि एक ट्वीट याद कीजिए, ये भी ट्वीट किया गया था कि तीफी बट की तरह उनको पाकिस्तान लाकर पुलिस मुकाबले में, जाहिर है ये तो नहीं लिखा कि पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए, लेकिन जो एनोलॉजी यूज़ की गई थी, एग्जाम्पल यूज़ की गई थी, वो यही थी कि शाहिद भट्ट को भी लाया जाए कनाडा से और तीफी बट वाला अंजाम उसका भी किया जाए। तो ये इनके हालात हैं। तो कोई भी सवाल नहीं पूछवाना चाहता अपने आप से और जवाब नहीं देना चाहता। आप किसी जनरल साहब से पूछ लें कि आपको हुजूर कितना माल पानी मिला, आप बाजवा साहब से पूछ लें, वो बंदे उठवा देंगे। जब उनके नौरानी साहब और दूसरे लोगों ने स्टोरी की, उनकी बहू के जो 12 अरब या 17 अरब जितने भी उन्होंने माल बनाया था, उसके ऊपर जब सवाल किया तो उन्होंने बंदे ही चुक लिए। इसी तरह आप किसी और जन साहब से राहील शरीफ साहब से पूछेंगे तो वो भी यही करेंगे, दूसरे भी यही करेंगे, जवाब कोई नहीं देना चाहता। लेकिन IMF कहता है कि हम आपको कर्जा देते हैं, आपके मुल्क के हालात तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप तमाम लूटने वालों के असासे जो हैं वो सामने नहीं रखते। अब इनमें एक आप ये कहें कि सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो किसी ना किसी तरह से फिर भी फंस जाता है, और वो है पॉलिटिशियन, क्योंकि उनके बारे में इन्होंने असासे डिक्लेयर करने का रूल बना रखा है। तो इलेक्शन कमीशन में उन्हें असासे डिक्लेयर करने पड़ते हैं। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई थोड़ा बहुत फंस जाता है। लेकिन जो दूसरे तमाम लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स, असल में तो ब्यूरोक्रेट इज़ अ ब्रिज, या वो रोड है या वो मीडियम है जिसके ऊपर से गुजर के पॉलिटिशियन पैसे बनाता है। ब्यूरोक्रेट ज़्यादा पैसे बनाएगा तो बीच में से पॉलिटिशियन बनाएगा। बगैर ब्यूरोक्रेट के पॉलिटिशियन जो है वो पैसे नहीं बना सकता। जैसे समोसे और आलू का साथ है, वैसे ही सियासतदान का और ब्यूरोक्रेट का साथ है। अगर समोसे के अंदर आलू ना हो तो समोसा नहीं बन सकता, ऐसे ही ब्यूरोक्रेट बीच में ना हो तो सारा काम मुकम्मल नहीं होता। इसी तरीके से अगर तेल ना हो जिसमें फ्राई होना है तो समोसा कैसे बनेगा? और तेल है जनरल साहबान का, उन्हीं का तेल है, उसी में फ्राई किया जाता है। कभी किसी को फुल फ्राई कर देते हैं, कभी किसी को हाफ फ्राई कर देते हैं, वो उनकी मर्जी पर है। तो अब ना ही ब्यूरोक्रेट्स के असासे सामने रखे जा सकते हैं, ना ही जनरल्स के असासे सामने रखे जा सकते हैं। अब IMF ने कहा कि हमारी ज़रूरत यह है कि हम आपको कर्जा देते हैं, आपके यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप ज़रा खुल के हमें बताइए कि सियासतदानों के असासे क्या हैं, ब्यूरोक्रेट्स के असासे क्या हैं और जनरल्स के असासे क्या हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स तो पहले जिग जैग करते रहे कि हम आज बताते नहीं बताते, ये मुल्क की सलामती इससे ख़तरे में पड़ जाएगी और ये हो जाएगा। ब्यूरोक्रेट भी बहुत ही चालू चीज़ें, आपको पता है, रूल्स फाइलें सब कुछ उन्होंने बनाना है, तो वो झुल देते रहे हैं, IMF के काबू नहीं आए। इस दफ़ा IMF ने कड़ी शर्त रख दी और उन्होंने कहा कि अगर आप हमें ये रूल पास करके नहीं देंगे और ब्यूरोक्रेट्स के असासे डिक्लेयर नहीं करेंगे तो फिर आगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। साथ उन्होंने ये काम करवाने के लिए एक शर्त और रख दी, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि ये काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब हमें जनरल्स के असासे भी चाहिए। जो मिलिट्री जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर एंड अबव, वो सब अपने अपने असासे जो हैं वो डिक्लेयर करें।
अब इसके ऊपर तो सांप सूंघ के गया, सांप पागल ही हो गया। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। एक मीटिंग हुई, उसमें यहाँ तक डिसाइड हुआ, और ये मैं अपने पास से आपको नहीं बता रहा, ये आज ही मेरी अब से कोई घंटा डेढ़ घंटा पहले मेरे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त जो मेजर जनरल रिटायर्ड हुए हैं पाकिस्तान आर्मी से, उन्होंने, बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता रहा, हुकूमत से पहले, हमारी हुकूमत से पहले वो रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब हमारी हुकूमत के दौरान आखिरी साल में शायद। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये फिर एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में कहा गया कि ये तो हम किसी सूरत नहीं कर सकते, ये तो वाकई मुल्क की सलामती के ऊपर हमला हो गया है, इससे तो वाकई कौम का वसीतर मफाद ख़राब हो जाएगा, ये तो जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं ये हमारे असासे थोड़ी हैं, हमारे बच्चों के असासे थोड़ी हैं, नुक्कर वाला प्लॉट, दुबई के अंदर अपार्टमेंट, फ़लाँ चीज़, ये अगर पता चल गया तो ये तो ऐसे ही है जैसे न्यूक्लियर कोड पाकिस्तान का पता चल जाए, ये तो दफा बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएगा पाकिस्तान का अगर जर्नैलों के असासे पता चल गए। तो फिर IMF को कहा गया कि ठीक है, हम आपका प्रोग्राम ही बंद कर देंगे अगर आप हमारे साथ यहाँ तक चलेंगे, ये हम नहीं खेलते। तकरीबन रोना शुरू कर दिया गया और कहा गया कि हम आपसे वादा करते हैं आप रुक जाएं, आगे ना बढ़ें, ये ब्यूरोक्रेट्स तक रुक जाएं, हम आपको ये करवा के देंगे। फिर डंडा उठा लिया गया, ब्यूरोक्रेट्स को बताया गया कि बंदे के पुत्र बनो, ये तुम लोगों ने क्या शुरू कर दिया। उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया कि जी हमने तो भी इंतज़ाम ही नहीं किया को कपड़ा शपड़ा डालने का ऊपर, तो आपने अगर कपड़ा उठा दिया, समझ रहे ना, एक होता है घूंघट, एक होती है लुंगी, दोनों चीज़ें उठाई जा सकती हैं, लेकिन दोनों के आपको पता है कि नताइज डिफरेंट होते हैं। अब IMF तो कह रहा था कि हजूर घूंघट उठाएं, हम देखना चाहते हैं नीचे क्या है। अब IMF को नहीं पता था कि ये घूंघट नहीं है, इनकी लुंगी है, अगर ये उठ गई तो नीचे से जो निकलना है वो बाद में IMF ने भी शर्मा जाना है। जितनी लूट मार इन सब ने की हुई है, किसी का जजीरा निकलना है तो किसी का हीरा निकलना है। तो इसलिए बहरहाल फैसला ये हुआ कि अब जनरल साहबान को इम्यूनिटी दी जाएगी, इस्तिस्ना आपको पता है, और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने ये वादा कर लिया कि ये 2026 से हम डिक्लेयर करेंगे। अब 2026 से मुझे लगता है उन्होंने जो बीच में, आपको पता है ना हमारे ब्यूरोक्रेट बहुत तेज़ हैं, कॉमा फुल स्टॉप, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स गाड़ी पे जा रहा है, किसी दफ्तर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वायरलेस के ऊपर एक मैसेज आता है, गौर से सुनना आपने ये सेंटेंस, अगर मैसेज आता है जाने दो मत रोको, जाने दो मत रोको, और अब ये सेंटेंस अगर इकट्ठे कहा जाता है जाने दो मत रोको, ठीक है। अब ये भी समझा जा सकता है कि जाने दो मत या ये भी समझा जा सकता है कि मत रोको, तो मत जिधर लग गया उसका काम हो गया। अगर तो मत रोको तो फिर वो चला जाएगा, अगर जाने दो मत हो गया, रोको अलग हुआ तो फिर वो रुक जाएगा। तो ये कॉमा फुल स्टॉप है जिससे पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो बदल जाएगा। तो अब 2026 का टाइम लिया ब्यूरोक्रेट्स ने, और जनरल साहबान ने कहा कि जी हमारी तरफ ना आए, मेहरबानी करके परे परे ही रहें। तो ये एक नया इस्तिस्ना है जो आपके सामने रखना था। अगली खबर वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको ये तो पता ही है कि साला मैं तो साहब बन गया, ये तो आपने सुना ही था, मेरा ख्याल गाना है इंडिया का। अब जो साला साहब हैं, कौमी साला हैं पाकिस्तान के अंदर, मोहसिन नकवी साहब, कौमी साला का मतलब ये नहीं कि वो सबके साला हैं, साला तो वो सिर्फ फील्ड मार्शल साहब के हैं, लेकिन कौमी साला मतलब कि उन्होंने कौम के इतने सारे एसेट्स काबू किए हुए हैं इस टाइम कि इसलिए मैं उन्हें कौमी साला कह रहा हूँ कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वो PCB के चेयरमैन भी हैं और पता नहीं वो क्या क्या हैं। राशिद लतीफ़ साहब जो माजी के मायानाज क्रिकेटर और विकेट कीपर होते थे, आप सबको याद होगा, राशिद लतीफ़ साहब ने एक बयान दे डाला रिपोर्टेडली, जो सोशल मीडिया पर और हर जगह पर और ट्विटर पर मौजूद रहा और लोगों ने इस पर बहुत बात की। वो बयान ये था कि जो रिजवान हमारे कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, उनको कैप्टनसी से इसलिए हटाया गया, उनको इधर उधर इसलिए किया गया कि बकौल उनके रिपोर्टेडली कि शायद वो फ़लस्तीन की सपोर्ट करते थे या उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया था, तो उनको हटा दिया गया। इसके अलावा भी और भी कुछ तनकीद राशिद लतीफ़ साहब ने की क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। अब क्रिकेट बोर्ड सादा तो नहीं है ना, ये कोई पुराना क्रिकेट बोर्ड तो नहीं है कि यहाँ पर आपके जो हमारे मोहतरम रमीज़ राजा साहब हैं कि उनको कोई भी कुछ कह दे वो चुप करके सुन लेंगे। ये है, यहाँ तो मोहसिन नकवी है, और मोहसिन नकवी तो वज़ीर दाखिला है, और उनके नीचे तो FIA भी है, उनके नीचे तो रेंजर्स भी है, उनके नीचे तो सब कुछ है। उन्होंने FIA को कहा कि ज़रा राशिद लतीफ़ साहब को तो ज़रा दुरुस्त करें। उन्होंने राशिद लतीफ़ साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी। अब जब राशिद लतीफ़ साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी तो राशिद लतीफ़ साहब कौन से, उज़ैर बलोच हैं, लियारी गैंग वॉर वाले,
वो बेचारे कौन से क्रिमिनल हैं, उन्होंने तो हाथ खड़े करने थे। जैसे वो अपील करते रहे सारी उम्र क्रिकेट में हाथ खड़ा करके, उन्होंने हाथ खड़ा करके अपील की कि हजूर मैंने तो एक ऐसे ही की थी क्रिटिसिज्म, आप तो सीरियस ही ले गए, मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी इंतकामी। तो उसके बाद उन्हें एक कहा गया कि ट्वीट करें आप, ये रिपोर्ट किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है रिपोर्टेडली। और फिर वो उनका ट्वीट का टेक्स्ट आया जो बड़ा एकेडमिक किस्म का टेक्स्ट है कि हजूर मुझे माफ़ी दे दें, मैंने तनकीद की, बहुत बड़ा ज़िंदगी का जुर्म किया, आप जैसी महान हस्ती पर मैंने तनकीद की। तो उन्होंने एक लंबी चौड़ा माफ़ीनामा लिखा है, पीसीबी के नाम, मोहसिन नकवी के नाम, सबके नाम। उन्होंने कहा जिसने मुझे माफ़ी देनी दे दो, मेरे से गलती होगी, आइंदा कभी मैं इस बात के ऊपर नहीं बोलूँगा। तो एक किस्म का ज़बरदस्ती उनसे वो ट्वीट करवाया गया। उस पर नजम सेठी साहब ने एक ट्वीट किया कि ये बहुत बड़ी बेशर्मी है, ये क्या हो रहा है। एक फॉर्मर क्रिकेटिंग हीरो, अभी तो हमें बताया गया था कि फील्ड मार्शल जो होता है वो हीरो होता है और उसको इस्तिस्ना है, तो ये भी हीरो हैं क्रिकेट वाले भी, लेकिन इन बेचारों को आप जूते मार रहे हैं। तो फिर आप जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत बुरी बात है जो हो रही है और ये शेमफुल है और पीसीबी को यहाँ पर रुकना चाहिए। इस पर मोहसिन नकवी खामोश ना हुए, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं। उन्होंने एक सख्त बात की थी, हमने उस सख्त बात जो झूठी थी उसके ऊपर हमने एक्शन लिया। देखिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है और हमने माफ़ी कबूल भी कर ली है और स्लेट क्लीन होगी और आगे चलो। मैंने कहा बात ही मुका दी कि माफ़ी होगी, आगे चलें, छोड़ें उसे, माफ़ी मांगी है, क्यों मांगी है, आपको बुरी लगती है, अच्छी लगती है, रिजवान के साथ क्या हुआ इस बात को छोड़ें, आगे चलें। उसके ऊपर राशिद लतीफ़ साहब ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने रिजवान के साथ एक तस्वीर लगाई और नजम सेठी साहब का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि आप बहुत बड़े दानिश्वर हैं, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सपोर्ट दी, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा तो क्रिकेट को दुरुस्त करेंगे। तो सारे मैसेज ही उन्होंने वापस जवाब दे दिए। मोहम्मद जो रिजवान साहब हैं उनको भी साथ खड़ा कर लिया, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने दबे लफ्ज़ों में अवाम के सामने रखा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की थी और सेठी साहब का भी शुक्रिया अदा कर दिया। तो ये मामला हो रहा है, जब आप एक ही शख्स को कई ओहदों के ऊपर बैठा देंगे तो फिर वो अपने एक डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट से असर रसूख और अब्यूज़ कैसे करेगा, उसकी मिसाल इससे बड़ी आज आपके सामने नहीं रखी जा सकती। अब ज़रा अगली खबर की तरफ चलें। सुहेल अफरीदी जिनसे DGISPR बहुत खफा हैं, पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो उनकी मुलाकात हुई डिफेंस रिपोर्टर्स के साथ, उस पर वो बहुत शदीद नाला हैं DGISPR और उनका महकमा, और अब उनके खिलाफ टिकर्स जारी किए गए, क्या कुछ नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री फिर जारी कर दी गई। पहले भी 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ उनके खिलाफ गलत जारी की गई थी। दोनों डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा था कि ये झूठी हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अब नई डॉक्यूमेंट्री उनके साथ, उनके नाम के साथ चलाई गई और जो डॉक्यूमेंट्री चलाई गई उसमें वादी तीरा में मंशियात से रिलेटेड स्टोरी उनके गले में डाली गई। तो उस पर फरजाना अली साहबा जो एक जर्नलिस्ट हैं पेशावर से, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि M रियाज़ अवान नाम के कोई सीनियर सहाफ़ी पख्तूनख्वा में नहीं है। पेशावर प्रेस क्लब के सदर M रियाज़ हैं, जिनकी तस्वीर शुरू में इस्तेमाल की गई और उनकी तरफ से ये ऐलान ला ताल्लुकी मैं शेयर कर रही हूँ। जो ऐलान ला ताल्लुकी है, M रियाज़ सदर पेशावर प्रेस क्लब, उन्होंने कहा ये जो वीडियो चल रही है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जिस किसी ने मेरी तस्वीर इस्तेमाल की है उसने सरासर गैर अखलाकी और गैर कानूनी हरकत की है, ये घटिया हरकत है, ये तीसरी घटिया हरकत है। सबको पता है कि ये घटिया हरकत किसकी है, कोई बच्चा नहीं है, सबको पता है किसको आग लगी हुई है, किसकी हरकत है, लेकिन ये तीसरी हरकत है कि सुहेल अफरीदी के नाम से एक झूठी खबर जो है और झूठी डॉक्यूमेंट्री जो है वो मार्केट में फैलाई गई है। ज़रा अगली खबर की तरफ हम आ जाएं। रिजवान गिलज़ई कहते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी अपनी कुर्सी बचाने के लिए दुबई पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी की दुबई में सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया, जो उन्होंने नहीं दिया। सदर जरदारी उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते क्योंकि वो बुगटी साहब से सख्त नाराज़ हैं। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के कई MPs भी बुगटी साहब से नाराज़ हैं। ये रिजवान गिलज़ई जो हैं ये रिपोर्ट कर रहे हैं, इस्लामाबाद से रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं। वो बता रहे हैं कि अब जरदारी साहब जो हैं वो सरफराज बुगटी से बहुत नाराज़ हैं। बुगटी साहब वैसे तो रिप्रेजेंटेटिव हैं जर्नल्स के, मुझे नहीं लगता कि अगर जनरल साहबान, हो सकता है सरफराज बुगटी से आप जान छुड़वाना चाहते हो और इल्ज़ाम उसका जरदारी साहब पे लगा रहे हो कि वो आपसे नाराज़ हैं और जरदारी साहब को कह दिया हो कि आपने इनसे नहीं मिलना। लेकिन असल में बुगटी साहब की नौकरी तो जनरल साहबान के हाथ में है। जरदारी साहब बेचारों ने इसमें क्या करना है, उनके हाथ में क्या है, लेकिन कम अज़ कम मीडिया के अंदर ऐसा माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। PTI पंजाब ने
26 नवंबर को यौम शुहदाए जमहूरियत मनाने का ऐलान किया है। ज़ाहिर है जो शुहदा जिनको 26 नवंबर को सरों में गोलियां मारकर कत्ल किया गया, शहीद किया गया, डी चौक में जलियांवाला बाग बनाया गया, उनकी याद में अब ये कहा गया है कि हर जगह पर आवाम जो है वो उनके लिए दुआ करे, उनके साथ खड़ी हो, ज़ाहिर है पीटीआई के झंडे लहराए, उनके साथ इज़हार यकजहती करे, और ज़ाहिर है पार्टी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का हम होप करते हैं कि ऐलान करेगी जिसमें शहरियों को भी मौका मिलेगा कि वो पुरअमन किस्म का कोई एहतजाज कर सकें, अपने घरों के बाहर खड़े हो जाएं तमाम लोग, या और कोई ऐसा एहतजाज जिससे जो कुछ 26 नवंबर को हुआ था उसके लिए तमाम लोग मिलकर आवाज़ उठा सकें। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।